हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि स्पेशली वीडियो हमारे बिहार के जो बच्चे हैं, जो बिहार क्षेत्र से, बिहार स्टेट से जो हमारे बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनके लिए है। और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जूलॉजी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जूलॉजी का सिलेबस आपका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा हमारे जनरल बीएससी से। हालांकि आप लोग जानते हैं कि बीएससी दो तरीके से आप कर सकते हैं। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर लॉन्च की गई है, इसके आधार पर यहाँ पर एक एडिशनल कोर्स भी रखा गया है, जिसमें पहले क्या होता था कि हमारे जो बच्चे होते थे वो 11th और 12th करते थे, उसके बाद में बीएससी में एडमिशन लेते थे, फिर एक कोर्स किया जाता है जो कि बीएड कहलाता है, जिसको बैचलर ऑफ एजुकेशन कहते हैं। बीएड करने के बाद में क्या होता है कि आप किसी क्षेत्र में या किसी स्कूल में गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, लेकिन उसको पाने के लिए भी पहले क्या होता था कि मेरिट बनती थी, लेकिन अभी क्या हो गया है कि अब आपको एग्जाम देना पड़ता है टेट और सुपर टेट का। ठीक है, आप अगर जूनियर हाई स्कूल में जाना चाहते हैं तो टेट का एग्जाम देना पड़ेगा। सीटेट जो है वो प्राइमरी वालों के लिए है, लेकिन अभी इस पे भी डिबेट चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में इस पे भी कार्रवाई चल रही है। क्या है, वो जो बच्चे कर रहे हैं उनको पता होगा कि जो सीटेड वाले बंदे हैं उनको भी जो है ना मान्यता मिलनी चाहिए, लेकिन वो इसलिए उनके ऊपर है। हालांकि बीएड वाला भी कर सकता है और यहाँ पर डीएलएड वाले भी, दो हैं, डीएलएड और बीएड। तो बीएड वाले जो करते हैं वो जूनियर प्राइमरी दोनों में डाल सकते हैं, और जो डीएलएड कर रहे हैं वो डीएलएड करते हैं वो जूनियर में नहीं डाल सकते हैं, प्राइमरी में डाल सकते हैं। ऐसी कुछ स्कीम थी या ऐसी कुछ पॉलिसी थी, लेकिन उस पर डिबेट चल रही है, वो बात की बात है, वो जाने अपना। हम लोग यहाँ पर अब देखिए, इतना हो गया। तो 3 साल आप बीएससी करते थे, देन 1 साल आप क्या करते थे, बीएड करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, बीच में 1 साल पहले था, अब 2 साल का बीएड हो गया था। तो कुल मिलाकर के 3 साल ये और 2 साल बीएड, तो 5 साल आप यहाँ पर पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद में कहीं जाकर के आप तैयारी करते थे टेट की या सुपर टेट की या सी टेट की। तब कहीं जाकर के वैकेंसी निकलती थी, फिर आप जॉब पाते हैं, और वो एग्जाम क्वालिफाइड करना बहुत जरूरी होता है। तो 5 साल आपके यहाँ पर ये लग गए, 1 साल तैयारी, 6 साल लग जाता था। अभी क्या हुआ है कि जो बच्चे बीएड ही करना चाहते हैं, स्पेशली आगे चल करके टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर एक कोर्स ये निकाला गया है बीएससी बीएड का, जो कि ये 4 साल का कोर्स है बच्चों। कितने साल का है? 4 साल का कोर्स है। 5 साल जहां आपके लग रहे हैं, 6 साल लग रहे हैं, वहां आप 4 साल में बीएससी प्लस बीएड कर सकते हैं। दैट मीन्स बीएससी आप अपने एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में जैसे करते आए हैं वैसे करेंगे 3 साल की, लेकिन अगर आप बीएड साथ में करते चलेंगे तो आपको 1 साल और पढ़ना पड़ेगा बस। ठीक है, तो आप 4 साल में ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करेंगे, आप ग्रेजुएट तो हो जाएंगे, एज वेल एज आप इसके साथ साथ आप एक डिप्लोमा धारी भी हो जाओगे। ठीक है, आपको डिप्लोमा भी मिल जाएगा किसका? बीएड का। ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, टेट सुपर टेट की एग्जाम में बैठ सकते हैं, और वैकेंसी अगर निकलती है जूनियर प्राइमरी में तो आप अच्छे एक अध्यापक बन सकते हैं, अध्यापक बतौर नियुक्त हो सकते हैं। राइट। तो आज जो हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, ये मैं जूलॉजी ऑनर्स के छात्रों के लिए चर्चा करने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि जो ये जो मैं सिलेबस डाल रहा हूँ वो बीएससी बीएड वाले के लिए, जो जूलॉजी ऑनर्स से लेंगे उनके लिए, ऐसा नहीं है। जो जनरल भी करना चाहता है उनके लिए भी है, और जो बच्चे यहाँ पर बिहार से हमारे जुड़े हुए हैं, अगर ये सिलेबस फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर का आपका जनरल बीएससी में भी मिलता है तो आपके लिए ये बेनिफिटेड वीडियो रहेगी मेरे बच्चों, क्योंकि आप लोगों का प्यार सपोर्ट मुझे बहुत मिल रहा है। और किसी बच्चे ने मुझसे कहा कि सर बीएससी बीएड के ऊपर भी आप क्लासेस को लेकर के आइए, बीएससी बीएड भी चलाइए। तो बस मैंने देखा था सिलेबस, मैंने सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये मुझे पढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा एडिशनल है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम है जो जनरल बीएससी है, जो बीएससी बीएड, ऐसा नहीं है। थोड़ा एडिशनल है, थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पर पढ़ाना रहेगा। पढ़ाना वही सब है, लेकिन थोड़ा अलग तरीका कहने का अर्थ यहाँ पर ये हो गया मेरे बच्चों कि आपको डिटेल्ड में यहाँ पर थोड़ा सा जाना होगा। ठीक है, तो मैं स्पेशली पूरा बीएड नहीं पढ़ाने वाला आपको, मैं आपको आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका जूलॉजी रहेगा, इस जूलॉजी में जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में जो आपके कंटेंट रहेंगे, जो आपको पढ़ना रहेगा 1 साल के कोर्स में। देखिए, जो सेमेस्टर वाइज है बिल्कुल उसी तरीके से आपका 4 साल का है, और हर सेमेस्टर में हर ईयर में 2 सेमेस्टर आपके यहाँ पर रखे गए। हर साल में 2 सेमेस्टर यहाँ पर रखे गए। हाफ एंड ईयर में आपको 1 सेमेस्टर कंप्लीट करना है, और हाफ एंड ईयर में सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट करना रहता है। राइट। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर यहाँ पर इंक्लूड किए गए। मैंने दोनों सेमेस्टर के यहाँ पर आपको सिलेबस बता देना है कि आपका कौन कौन सा सिलेबस में क्या क्या किस सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। ठीक। तो जो हमारे बीएससी बीएड वाले छात्र हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बच्चों आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हम एक नई सीरीज यहाँ पर लेकर के आए हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, जिसमें हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर को लेकर के यहाँ पर आए हैं, जिसमें जूलॉजी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि हमारा पहला सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर में
कौन सा पेपर हमारा बनता है और कौन कौन से कंटेंट हमको यहां पर पढ़ने रहेंगे। तो देखिए यहां पर सेमेस्टर फर्स्ट की अपन लोग अगर बात करें तो सेमेस्टर फर्स्ट में हम लोगों को यहां पर पहला जो पेपर पढ़ना है, लाइक जिसको थ्योरी पेपर कह रहे हैं, ये थ्योरी पेपर आपका जाएगा एनिमल डाइवर्सिटी। यानी कि आप देखिए जो अब जो बीएससी कर रहे हैं नॉर्मली उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर एनिमल डाइवर्सिटी के नाम से आपका पहला पेपर दिया गया है। ठीक है, एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट 1। इस एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट 1 के अंदर हम लोग 5 यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल कितनी यूनिट डिस्कस करेंगे? 5 यूनिट यहां पर हम लोग पढ़ेंगे और 5 यूनिट हमको पढ़नी है कहां पर? सेकेंड सेमेस्टर में। यानी कि 10 यूनिट हमको कंप्लीट करनी है एक साल के अंदर। बेस्ट है सिलेबस। अभी सिलेबस आपको बताऊंगा, बहुत बहुत अच्छा सिलेबस है और इसीलिए मैंने यहां पर लॉन्च भी कर दिया है इसको। ठीक है, आपका एप्लीकेशन सुमित्राना बीएससी क्लासेस अगर लोड नहीं किया तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट हमारे गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां से एप्लीकेशन को लोड कर लीजिए। ठीक है, और लोड करने के बाद में आप जब अदर स्टेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना, वहां पर आपको बीएससी बीएड का सिलेबस मिल जाएगा और इस तरीके की वीडियोस वहां पर और इस तरीके के कोर्सेज यहां पर जो मैं बता रहा हूँ कंटेंट भी आपको वहां पर अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया कि पहले सेमेस्टर जो हमारा है उसमें पहला थ्योरी पेपर जो अपना बनेगा जूलॉजी का वो है एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट 1 और इसमें हम लोग पहली यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे उसको समझना है। तो देखिए पहली यूनिट में आपको एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करना है, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देना है। एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि जूलॉजी पढ़ रहा है अपन लोग। और इसके बाद में आपको यहाँ पर एक फाइलम पढ़ना है जिसका नाम है प्रोटोजोआ। ठीक है, इसको 11th में आप लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा के नाम से पढ़ा होगा क्योंकि प्रोटोजोन्स भी बहुत सारे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है कि प्रोटोजोआ को अलग ही निकाल दिया गया है। जब मैं क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, वहां पर आपको बताऊंगा कैसे क्या सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। तो फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत हम लोगों को जनरल कैरेक्टर इसके देखने हैं, उसका क्लासिफिकेशन देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है इससे क्वेश्चन, मैंने देखा है पेपर। इसके बाद में सेकेंड टॉपिक आपको पढ़ना है पैरामीशियम। राइट, पैरामीशियम के अंतर्गत आप लोगों को एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है। पैरामीशियम एक प्रोटोजोन है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। पैरामीशियम के बारे में पढ़ना है एग्जाम में। ठीक है, आपके यहाँ पर जो भी एग्जाम होगा पहले पेपर जो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम बनेगा आपका एनिमल डाइवर्सिटी, इसमें पैरामीशियम से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहली यूनिट के अंतर्गत इसको इंक्लूड किया गया। इसमें क्या क्या पढ़ना है पैरामीशियम का? तो पैरामीशियम का हम लोग को एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है, जो भी स्ट्रक्चर इसका है, मॉर्फोलॉजी वो पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी इसकी पूरी देखनी है हम लोगों को, कैसा क्या है। लोकोमोशन एक टॉपिक है, इसके ऊपर पूरा बनेगा कि पैरामीशियम लोकोमोशन किस तरीके से करता है। आस्मो रेगुलेशन एक पूरा टॉपिक यहाँ पर बनेगा जा करके, इस पे क्वेश्चन आता है। युगलिना में सॉरी पैरामीशियम में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है और पैरामीशियम रिप्रोडक्शन किस तरीके से करता है। तो ये आपको पहली यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें पैरामीशियम को आपको पढ़ना है। स्पेशली आप समझिए यहाँ पर स्पेशली आपको क्या पढ़ना है, पैरामीशियम के बारे में पढ़ना है, ना ही यूग्लिना पढ़ना है, ना ही मोनोसिस्टिस पढ़ना है, ये कट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस तो बड़ा बड़ा सिंपल बनाया गया बीएससी बीएड का, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है और इसको पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए कंटिन्यू फॉर्म में, जैसे कि बच्चों को, जैसे कि हम लोग सब लोग पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको कंटिन्यू वे में और सही तरीके से जहां पर जो मटेरियल मिलता है हम उसकी तरफ ज्यादा जाते हैं। तो हम आपको सही तरीके से मटेरियल और कंटिन्यू वे में जो सिलेबस से आधारित है उससे रिलेटेड वीडियोस यहां पर अपलोड करेंगे पूरी। तो बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला है आप सभी का। ठीक है, जो हमारे बिहार के बच्चे हैं जो बीएससी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लासेस है और मैंने अभी शुरू किया है, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो सेकेंड यूनिट देख लेते हैं। सेकेंड यूनिट हमारी जो है वो है फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत हम लोगों को पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन तो देखने ही देखने, इसके साथ साथ यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है साइकॉन। इस साइकॉन ऑर्गेनिज्म के बारे में भी अपन लोगों को पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर हैबिट हैबिटेट इसका देखना है, मॉर्फोलॉजी देखना है, फिजियोलॉजी देखना है और रिप्रोडक्शन देखना है। हैबिट हैबिटेट आवास और वास स्थान क्या है इसका। मॉर्फोलॉजी में हम लोग यहाँ पर इसका सारा का सारा मॉर्फोलॉजी देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा है। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। फिजियोलॉजी में यहाँ पर रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन है ना, ये सारा का सारा जो भी सिस्टम इसके आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सब चीजों के बारे में फिजियोलॉजी के अंतर्गत, और इसका लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन जो है इसका है वो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर फाइलम पोरीफेरा में कुछ खास चीजें हैं उनके बारे में समझना है। जैसे कि यहाँ पर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो एक कैनाल सिस्टम जिसको बोलते हैं नाल तंत्र, इस पे अलग से ही क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। तो कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरेंस की बात करें तो इसमें आपका एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, रेगॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप, ये 4 टाइप के कैनाल सिस्टम पाए जा रहे हैं और इन चारों टाइप के कैनाल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो वो यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर स्केलेटन इन स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस के अंदर कैसा स्केलेटन पाया जा रहा है, ठीक है, कंकाल तंत्र कैसा पाया जा रहा है, दैट मीन्स हम सीधे स्पिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसके बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका स्केलेटन कैसा है, कंकाल कैसा है, वो देखेंगे। फिर फाइलम पोरीफेरा में जो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है, इसमें लार्वल फॉर्म क्या क्या है, ठीक है, फाइलम पोरीफेरा में जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं उनके अंदर या इस फाइलम के अंदर जो लार्वल फॉर्म है, दैट मीन्स लार्वा क्या होता है, लार्वा वो होता है जब जो हम ये कह सकते हैं इंटरमीडिएट स्टेज है, ये एडल्ट और एम्ब्रियोनिक स्टेज की। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड एडल्ट स्टेज की क्या है, इंटरमीडिएट स्टेज है ये। पहले डायरेक्ट देखिए यहां पर आपको पता है कि कुछ ऐसे होते हैं जैसे एग और स्पर्म आपस में मिलने के बाद में क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट डायरेक्ट बना देता है एक डेवलप्ड बेबी, ठीक है, डेवलप्ड बेबी। तो यहां पर जाइगोट से डायरेक्ट बन गया ना बेबी, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, राइट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर क्या हो कि एग और स्पर्म ये दोनों मिले, बने जाइगोट, लेकिन जाइगोट से डायरेक्ट बेबी ना बन करके, जाइगोट से डायरेक्ट बेबी ना बन के, ऑफस्प्रिंग ना बन के, यहां पर एक कंडीशन है, एक स्टेज है जिसको हम लोग बोले लार्वा। ये लार्वा बने और लार्वा बनने के बाद यहां पर क्या बने, एडल्ट बने। लार्वा बनने के बाद एडल्ट बने, दैट मीन्स ये डायरेक्ट एडल्ट नहीं बना, इसने एक इंटरमीडिएट स्टेज लिया, इसीलिए इसको हम लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट कहने का मतलब होता है बच्चा कि जहां पर जाइगोट गैमीट्स के मिलने के बाद, गैमीट्स के मिलने के बाद जाइगोट बने और जाइगोट से बेबी या ऑफस्प्रिंग का निर्माण हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दैट मीन्स एक ऐसी फॉर्म आए, एक ऐसी फीडिंग स्टेज आए जिसमें एक पूरा अलग ही सिस्टम पाया जा रहा है, एक पूरा अलग ही यहां पर सिस्टम पाया जा रहा है, पूरा अलग तरीका पाया जा रहा है, ठीक है, एक पूरा अलग स्टेज पाया जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं लार्वल स्टेज। और उस स्टेज के बाद में क्या हो, एडल्ट का फॉर्मेशन हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो फाइलम पोरीफेरा है इसमें आपको पता है कि बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के यहां पर ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। जब प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे तो डेफिनेटली क्या है कि यहां पर डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा बनेगा। तो पोरीफेरा फाइलम में जो लार्वा बनते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कौन कौन से होते हैं, उन फॉर्म्स को हम लोगों को समझना है, ठीक। इसके बाद में स्पॉन्जेस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिकल लेवल पर भी, आर्थिक स्थिति पर भी जो है ना बहुत महत्व है, इसका इंपॉर्टेंस है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पर कि फाइलम प्रोलीफेरा के अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है उनका मार्केट में किस तरीके से यूज होता है, हमारे दैनिक जीवन में क्या यूजेस हैं, इनके बारे में देखें, राइट। तो ये तो यूनिट सेकेंड हो गया। अब यूनिट थर्ड की तरफ अगर अपन लोग चलें तो यूनिट थर्ड में हम लोग को फाइलम देखना है सीलेंट्रेटा, और इसके साथ साथ एक फाइलम और है जिसका नाम है टीनोफोरा। तो फाइलम सीलेंट्रेटा एंड फाइलम टीनोफोरा, इन दोनों फाइलम्स को अपन लोग यूनिट थर्ड के अंतर्गत क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, बराबर। तो यहां पर देखिए फाइलम सीलेंट्रेटा की अगर अपन लोग बात करें, इसकी बात करें, फाइलम सीलेंट्रेट्स की बात करें, फाइलम सीलेंट्रेटा की बात करें, तो इसके जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन तो देखने ही देखने, इसके साथ साथ यहां पर जो आपको ऑर्गेनिज्म पढ़ना है जिसका नाम है आरेलिया, ठीक है। वैसे तो आप जब जनरल बीएससी कर रहे होते तो आपको एक ऑर्गेनिज्म पढ़ना रहता है जिसका नाम है ओबेलिया, उसको यहां पर नहीं पढ़ेंगे, स्पेशली यहां पर जो आपका बीएड में रखा गया है वो रखा गया है आरेलिया। तो आरेलिया ऑर्गेनिज्म के बारे में यहां पर पढ़ेंगे, जिसको जेलीफिश के नाम से भी जानते हैं। तो इसके हैबिटेट के बारे में देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, फिजियोलॉजी देखेंगे, और आरेलिया में जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है ना इसके बारे में देखेंगे, और इसकी लाइफ साइकिल, आरेलिया की लाइफ साइकिल पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में यहां पर फाइलम सीलेंट्रेटा के अंदर कुछ मॉर्फोनिज्म पाया जाता है, हम ये कह सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी कि बहुरूपता यहां पर देखने को मिलती है। मॉर्फिज्म मतलब रूपता, और पॉली मतलब बहु प्रकार की रूपताएं, बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब बहुत, मॉर्फिज्म मतलब रूपता, यानी कि यहां पर
कुछ कंडीशंस पाई जाती हैं या कुछ स्टेजेस पाई जाती हैं जो कि एक ही ऑर्गेनिज्म की होती हैं। जैसे पॉलिप हो गया, मेडुसा हो गया, पॉलिप के बाद में मेडुसा का बनना, मेडुसा के बाद में पॉलिप का बनना, यही कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अधिकतर समझ में नहीं आता है बच्चों को, तो हम लोग यहां पर इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, बहुत अच्छे से आने वाला है बेटा। ठीक है, तो सीलन ट्रेट्स जो पाया जा रहे हैं इनके अंदर, ऑरेलिया ओबेलिया जो ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है उसमें पॉलीमॉर्फिज्म कैसा है, बहुरूपता कैसी पाई जा रही है, उसको देखना है। पॉलिप मेडुसा क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहां पर एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोरल्स एंड कोरल रीफ, इसके बारे में भी अपन लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है शॉर्ट में या लॉन्ग में। कोरल क्या होता है, कोरल रीफ क्या होता है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 3 फाइलम सीलेंट्रेटा के अंतर्गत। इसके अलावा यहाँ पर जो फाइलम टीनोफोरा है ना, ये फाइलम टीनोफोरा बहुत ही छोटा या माइनर फाइलम हम कह सकते हैं इसको, माइनर फाइलम है। और इस माइनर फाइलम में सिर्फ आपको इसके जनरल कैरेक्टर और स्ट्रक्चर्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके स्ट्रक्चर के बारे में देखना है और इसकी महत्वता क्या है, एफिनिटीज क्या है, मतलब इनको हम रिलेट करेंगे। ठीक है, एफिनिटीज क्या है, हम इसको रिलेट करेंगे सीलेंट्रेटा से, और सीलेंट्रेटा के बाद में टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद में जो आपका फाइलम आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज, इससे। तो सीलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीज से हम इसकी एफिनिटीज करेंगे, इसकी तुलना करेंगे कि टीनोफोरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं ये सीलेंट्रेटा के जैसे भी कैरेक्टर रखते हैं और प्लेटीहेल्मिन्थीज के जैसे भी कैरेक्टर रखते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कह सकते हैं, रिलेटिव्स कह सकते हैं एक दूसरे का, या हम इसको लिंक कह सकते हैं। यानी कि टीनोफोरा ऑर्गेनिज्म यहाँ पर, या टीनोफोरा फाइलम में जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं वो कनेक्शन या कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फाइलम सीलेंट्रेटा एज वेल एज फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज माना जाता है, हम ये कह सकते हैं। तो एफिनिटीज के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि इसके कितने कैरेक्टर सीलेंट्रेटा से मिले और कितने कैरेक्टर प्लेटीहेल्मिन्थीज से मिले। इसके बाद में 4th यूनिट की जब अपन लोग बात करेंगे, तो इस 4th यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड इसके साथ साथ फाइलम निमेटोहेल्मिन्थीज। तो दो यहां पर मेजर फाइलम पढ़ने हैं, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड निमेटोहेल्मिन्थीज या निमेथेल्मिन्थीज। ठीक, निमेथेल्मिन्थीज। तो यहां पर प्लेटीहेल्मिन्थीज और निमेटोहेल्मिन्थीज में क्या खास बातें उनके बारे में समझना है। तो जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज है ना, इसमें आपको जनरल कैरेक्टर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करना है। पहला, आपको हर एक फाइलम के जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन को पढ़ना ही है। ठीक है, ये तो आप ये समझ लो कि आपको ये 100% पढ़ना है साहब। ठीक है, ये नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसके बाद में इसमें हमको ऑर्गेनिज्म क्या पढ़ना है, जैसे कि इसमें आपको फेशियोला हिपेटिका के बारे में पढ़ना है और एक ऑर्गेनिज्म है टीनिया सोलियम। ये दो आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना है। तो फेशियोला हिपेटिका में हम लोग इसके स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल देखेंगे फेशियोला हिपेटिका का। और यहाँ पर टीनिया सोलियम के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसको फीताक्रम या टैप वॉर्म के नाम से जानते हैं। तो इसके भी स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल्स हर ऑर्गेनिज्म की यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ये तो देखना ही देखना है, राइट। इसके बाद में हमारा जो सेकेंड फाइलम है जिसका नाम है निमेथेल्मिन्थीज, निमेथेल्मिन्थीज या निमेटोहेल्मिन्थीज भी इसको पढ़ा जाता है। तो इसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो इसके जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन एज वेल एज निमेथेल्मिन्थीज में जो ऑर्गेनिज्म पढ़ना है वो है एस्कैरिस, राइट। ये एस्कैरिस हमको पढ़ना है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है एस्कैरिस के अलावा इसके अंतर्गत रखे गए, लेकिन वो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं नहीं। ठीक है, तो उनके बारे में चर्चा भी नहीं करेंगे। हमें एस्कैरिस के बारे में पढ़ना है जिसको राउंड वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? राउंड वॉर्म। और आपको खास बात पता है कि तीनों जो ऑर्गेनिज्म है, टीनिया सोलियम, सॉरी फेशियोलोपेटा की बात नहीं करेंगे, टीनिया सोलियम, एस्कैरिस, ये दो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं या दो हेल्मिन्थीज ऐसे हैं, एक प्लेटीहेल्मिन्थीज फ्लैट वॉर्म और एक निमेटोहेल्मिन्थीज दैट मींस राउंड वॉर्म। ये दोनों ऑर्गेनिज्म पैरासाइट के रूप में हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। समझ रहे हो? पैरासाइट के रूप में हमारे बॉडी के अंदर ही, इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं और इनसे बहुत बहुत खतरनाक डिजीज होती है। ठीक है, तो उस डिजीज के बारे में भी चर्चा करेंगे यहाँ पर और डिटेल में देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो एस्कैरिस में भी हम लोग यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल चर्चा करेंगे। तो यूनिट 4 हमारी कंप्लीट। इसके बाद हमारी यूनिट 5 जो है, इस यूनिट 5 में हम लोगों को पढ़ना है फाइलम एनेलिडा। तो देखिए, फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के फाइलम एनीलिडा तक हम लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कवर करना है जूलॉजी को। बराबर, इतना समझ में आया?
तो फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के फाइलम एनिलिडा तक यूनिट 5 तक हम लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, जो कि हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर कौन सा, बीएससी बीएड यार, बीएससी बीएड के फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत डिस्कस करना है, राइट। और एनिलिडा में हम लोग यहां पर एनिलिडा के जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन एज वेल एज यहां पर एनिलिडा के अंदर एक ऑर्गेनिज्म रखा गया है जिसका नाम है नेरिस, राइट, नेरिस, इसके बारे में पढ़ना है और इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन और इसका लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत। किसमें? फर्स्ट सेमेस्टर में। जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट सेमेस्टर हमारा कौन सा है, थ्योरी पेपर जो बनेगा वो एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट 1 बनेगा, राइट। अब हम लोग जो यहां पर डिस्कस करेंगे ना, वो डिस्कस करेंगे एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट 2, जो कि हमारा सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। तो सेकेंड सेमेस्टर में हम लोगों का जो थ्योरी पेपर बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें प्रैक्टिकल पेपर भी होगा, थ्योरी पेपर होगा, प्रैक्टिकल पेपर आपके कॉलेज वाले ही कराएंगे, लेकिन थ्योरी हमको पता होना चाहिए तो थ्योरी पढ़ेंगे यहाँ पर। तो थ्योरी पेपर में यहाँ पर हमारा जो सेकेंड सेमेस्टर का थ्योरी पेपर बनेगा वो बनेगा एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट 2, क्योंकि एनिमल डाइवर्सिटी ही पढ़ रहे हैं ना, जंतुओं की विविधता पढ़ रहे हैं आप लोग। तो फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमेंथीज, एस्केलमेंथीज और एनिलिडा, इन फाइलम्स के बारे में हम लोगों ने सेमेस्टर 1 में क्लियर कर लिया। अब जो हमारे सेकेंड सेमेस्टर में आएंगे बच्चे, जो बीएससी फर्स्ट ईयर, आप ही लोग जब सेकेंड सेमेस्टर में आओगे तब आप लोगों को क्या पढ़ना है, और जो सेकेंड सेमेस्टर में है ऑलरेडी वो लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लो। तो पहली यूनिट जो यहां पर आप लोगों को पढ़नी है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड ऑन्कोफोरा। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ही ऑन्कोफोरा रखा जाता था, लेकिन उसको अब ये मेजर है तो उसको निकाल करके अलग कर दिया। तो आर्थ्रोपोडा एंड ऑन्कोफोरा, ये दो ऑर्गेनिज्म, ये दो फाइलम ऐसे हैं जो यहां पर आपको पढ़ने। तो आर्थ्रोपोडा की बात करें, ठीक, आर्थ्रोपोडा की बात करें तो उसके जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन देखेंगे, और आर्थ्रोपोडा में जो ऑर्गेनिज्म हम लोग को पढ़ना है वो है प्रॉन, जिसको पेलेमॉन के नाम से भी जानते हैं, जिसको झींगा कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो लोग हैं वो झींगा को खाते भी है, ठीक है, तो इसको झींगा मछली कहते हैं या झींगा कहते हैं। प्रॉन, पेलेमॉन, इसके बारे में पढ़ना है। तो पेलेमॉन में क्या क्या पढ़ना है, इसका एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीट पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी के बारे में देखना है। इसमें खास बात अपेंडेजेस के ऊपर आती है, उपांगों के ऊपर आती है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी फिजियोलॉजी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, राइट। रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे फिजियोलॉजी के अंतर्गत, और हम लोग इसके रिप्रोडक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद में पढ़ना है ऑन्कोफोरा। ऑन्कोफोरा के अंतर्गत एक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किया गया है यहाँ पर, जिसका नाम है पेरीपेटस, और पेरीपेटस के यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसकी एफिनिटीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि फाइलम आर्थ्रोपोडा और फाइलम मोलस्का, फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड फाइलम मोलस्का के बीच में या इनसे मिलते जुलते क्या इसके अंदर एफिनिटीज पाया जा रहा है पेरीपेटस में, राइट। तो ये थोड़ा सा एडिशनल है, इसको हम लोगों को डिस्कस करना है यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में सेकेंड सेमेस्टर में, राइट। इसके बाद में हमारा सेकेंड यूनिट यहाँ पर है फाइलम मोलस्का। तो फाइलम मोलस्का में क्या क्या पढ़ना है, तो मोलस्का के यहाँ पर जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, राइट। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसके अंदर जो एक ऑर्गेनिज्म रखा गया है जिसका नाम है पाइला या यूनियो, पाइला और यूनियो, ये दो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रखे गए हैं, पाइला और यूनियो। इसके हम लोग को एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है, फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है, और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो पाइला के बारे में पढ़ना है, और यूनियो एक ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में, दो ऑर्गेनिज्म आपके यहाँ पर इंक्लूड किए गए, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फाइलम मोलस्का के अंदर जितने भी सदस्य पाए जाते हैं, इनके अंदर एक प्रकार की स्पेसिफिक कैरेक्टर पाया जाता है जिसको हम लोग टॉर्सन्स और डिटॉर्सन्स कहते हैं। तो टॉर्सन और डिटॉर्सन इन गैस्ट्रोपोड्स या फाइलम मोलस्का, मोलस्का को गैस्ट्रोपोड्स भी कहते हैं। तो टॉर्सन्स और डिटॉर्सन्स इन गैस्ट्रोपोड्स क्या है, क्या होता है ये प्रोसेस, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। देन इसके बाद में हमारी थर्ड यूनिट है फाइलम एकाइनोडर्मेटा, और एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत हम लोग यहां पर इसका जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन देखेंगे, और इसमें एक ऑर्गेनिज्म रखा गया है जिसका नाम है एस्टेरियास, और इस एस्टेरियास को हम लोग स्टारफिश भी कहते हैं। तो इस एस्टेरियास का क्या क्या पढ़ना है भाई, इसका एक्सटर्नल इंटरनल मॉर्फोलॉजी, ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है, फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इंपॉर्टेंट ये आता है। तो एस्टेरियास का जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है एग्जाम में आता है, तो उसको पढ़ना है, और इसमें जनन किस तरीके से होता है वो भी हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो वो हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है।
इसके बाद में जो फाइलम एकाइनोडर्मेट्स हैं, इनके अंदर जो लार्वल फॉर्म बनती है, ठीक है, वो कौन कौन सी लार्वा यहाँ पर बनते हैं, कौन कौन से लार्वल फॉर्म यहाँ पाई जा रही है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइफ साइकिल भी इसका इंपॉर्टेंट है, वो भी डिस्कस करेंगे, हम लोग डिटेल में देखेंगे बच्चों। डोंट वरी, मैं यहाँ पर जो सिलेबस अपलोड कर रहा हूँ, इस सिलेबस के आधार पर ही हम लोग शुरू करेंगे अपना सेमेस्टर। जो भी बीएससी बीएड वाले बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कमेंट्स में जरूर लिख करके बताएं बच्चों, जिसके आधार पर हम जल्द से जल्द आपका ये कोर्स बीएससी बीएड का लॉन्च कर पाए। राइट, तो फटाफट मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप पढ़ना चाहते हैं, आपको रिक्वायरमेंट है बीएससी बीएड पढ़ने के लिए, क्योंकि सिलेबस तो मैं यहाँ पर बताए दे रहा हूँ फर्स्ट ईयर का, तो सिलेबस आप देख लेंगे। और अगर आपने एडमिशन लिया है बीएससी बीएड में, तो आपके लिए मैं सच बता रहा हूँ, ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि टोटल आपकी एप्लीकेशन सुमित राणा बीएससी क्लासेस के ऊपर ही चलेंगी वहां पर। ठीक है, वहीं पर हम लोग डिटेल में सारे लेक्चर्स को कवर अप करेंगे। बराबर, चलिए थर्ड यूनिट के बाद में हमारा फोर्थ यूनिट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट, और इस फोर्थ यूनिट में हम लोग फाइलम कॉर्डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से फाइलम? फाइलम कॉर्डेटा। इस फाइलम की बहुत बहुत खास बातें हैं, बहुत बहुत यहाँ पर जनरल कैरेक्टर बनेंगे, बहुत बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके आते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में भी यहाँ पर हम लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो जो यूनिट 4 हमारी है, इस यूनिट 4 में जो हम लोग फाइलम कॉर्डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, इस यूनिट 4 में जो हम लोग फाइलम कॉर्डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो देखिए, फाइलम कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन तो अपन लोग को देखना ही देखना है। इसके अलावा यहाँ पर फाइलम कॉर्डेटा के अंदर या फाइलम कॉर्डेटा में प्रोटोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा दो सब फाइलम यहाँ पर दिए गए। तो प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत स्पेशली हम लोग को भी पढ़ना है। तो प्रोटोकॉर्डेटा में जो ऑर्गेनिज्म आपको पढ़ना है वो है बैलेनोग्लासेस। राइट, जो कि यहाँ पर इंक्लूड किया गया। हाँ ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा से बैलेनोग्लासेस को कब का निकाल दिया गया है? ठीक है, उसको आपके लोअर हायर नॉन कॉर्डेट एकाइनोडर्मेटा के बाद में यहाँ पर एक अलग से ही फाइलम बनाया गया हेमिकॉर्डेटा, उसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया। तो प्रोटोकॉर्डेटा को कई हम ये कह सकते हैं सब फाइलम में भी क्लासिफाइड किया गया, जिसमें प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर जो हेमिकॉर्डेटा है सब फाइलम, उसमें बैलेनोग्लासेस को रखा गया। ठीक है, और यूरोकॉर्डेटा में आपका रखा गया हार्डमानिया, और सिफेलोकॉर्डेटा में रखा गया एम्फिऑक्सस। तो यहाँ पर प्रोटोकॉर्डेटा में ये ऑर्गेनिज्म को तो इंक्लूड कर दिया, लेकिन हम लोग साथ में चलेंगे, तो आप हमसे जुड़े हैं तो हम आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने देंगे। सिलेबस में तो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड कर दिया गया, लेकिन हम आपको इनके सब फाइलम के बारे में भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो सब फाइलम हमारा हेमिकॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा है, इसके जनरल कैरेक्टर और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में हम लोग हर एक सब फाइलम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रखा गया उसके बारे में देखेंगे। जब उसके बारे में देखेंगे तो उसमें क्या क्या देखना है, तो उसमें स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है। राइट, फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करना है, रिप्रोडक्शन के फिजियोलॉजी पूरा उसका, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, ये सब देखेंगे सिस्टम। राइट, और रिप्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद में सेकेंड ऑर्गेनिज्म जो है, जो यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम में रखा गया है, हार्डमानिया। इस हार्डमानिया में हम लोग को एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, ये यहाँ पर 3 पॉइंट मेंशन मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि फिजियोलॉजी के अंतर्गत आप समझ सकते हो पूरी फिजियोलॉजी देखनी है, जो भी फिजियोलॉजी आएगी उसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, देन उसके बाद में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्शन को मैंने इसलिए यहाँ पर अलग से इंक्लूड किया है क्योंकि आप समझ पाए कि ये भी पढ़ेंगे, तो फिजियोलॉजी के साथ साथ ये भी पढ़ना है। ये 3 पॉइंट सिर्फ आसान नहीं है, आपको दिख रहा है बच्चों, डिटेल्ड है, ये सब डिटेल में पढ़ना है। हाँ चलिए, देन इसके बाद में हमारा आता है एम्फिऑक्सिस। एम्फिऑक्सिस को हम लोग जो है ना यहाँ पर जो हमारा सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा है उसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया, तो उसके जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन एज वेल एज इस ऑर्गेनिज्म का इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर इंटर रिलेशन अमॉन्ग टू प्रोटोकॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट में जो ऑर्गेनिज्म रखे गए इनके अंदर जो एफिनिटीज हैं, जो इंटर रिलेशंस हैं एक दूसरे के बीच में, उनको भी डिस्कस करना है। तो ये भी बड़ा डिटेल्ड है, और ये जनरल बीएससी में या आप ऑनर्स बीएससी कर रहे हो तो उसमें नहीं पढ़ना रहता, तो बीएससी बीएड में इसको इंक्लूड किया गया। तो आप देख भी तो रहे हैं 5 ही यूनिट रखी गई हैं। जो बीएससी ऑनर्स के छात्र उनको 8 यूनिट पढ़ना पड़ता है, 3 यूनिट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर 5 यूनिट ही खाली पढ़नी है आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, बीएससी फर्स्ट ईयर में, टोटल 10। ठीक है, और जो हमारे खाली जूलॉजी करते हैं या बीएससी करते हैं स्पेशली, तो उनको
8-8 यूनिट पढ़नी होती है, कहीं कहीं 6-6 यूनिट पढ़नी होती है, तो 8-8 यूनिट कंपलसरी हमारे यूपी में 8 यूनिट पढ़ाई जा रही है, सेमेस्टर वाइज हो गया पूरा सिलेबस जूलॉजी में। तो 8 यूनिट फर्स्ट सेमेस्टर, 8 यूनिट सेकंड, टोटल 16 यूनिट आपको पढ़नी रहती है। यहाँ पर 10 यूनिट पढ़नी है, 4 साल का कोर्स में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ पढ़ना रहेगा, इसलिए 5 यूनिट यहाँ पर तय की गई। सिर्फ जूलॉजी पढ़ करके आप पार नहीं लगा दोगे मेरे लाल। जूलॉजी के साथ साथ आपको यहाँ पर और भी डिटेल में कुछ अलग से जो बीएड का कोर्स है वो भी साथ के साथ चलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही पढ़ना है। तो बीएड में ये तो आपका सब्जेक्टिव हो गया, ये तो आप ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ आपको बीएड में इसके साथ और कौन से सब्जेक्ट रखे जाएंगे या और कौन सा आपको मिलेगा सब्जेक्ट, वो आपका कॉलेज और आप तय करेंगे, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा आपने। मैं यहाँ पर जो आपका जूलॉजी का सिलेबस है, जो बच्चे जूलॉजी रखना चाहते हैं अपने साथ में, वो सिलेबस बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। इसके बाद हमारी जो लास्ट यूनिट रह गई है, इस लास्ट यूनिट में लास्ट जो यहाँ पर हमको पढ़ना है वो है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत साइक्लोस्टोमेटा का जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन देखना है, जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रखे गए। और इसमें आपको एक मतलब हम ये कहेंगे कि फिश लाइक ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, जिसको टेरोमाइजोन और मिक्सिन कह रहे हैं। मिक्सिन और टेरोमाइजोन, इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो टेरोमाइजोन और मिक्सिन ये भी नए हैं जो कि आपके यहाँ पर इंक्लूड करे गए हैं, बीएससी में आपके इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आई होप बच्चों बीएससी फर्स्ट ईयर का आपको फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीटली समझ में आया होगा, राइट, ये समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा जो बीएससी सेकेंड ईयर होगा, जो बीएससी बीएड सेकेंड ईयर है, उस बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में आपको थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर पढ़ना है। तो थर्ड सेमेस्टर जो हमारा जाएगा वो एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट 3 जाएगा, क्योंकि अभी कॉर्डेट्स बाकी है। कॉर्डेट्स में आपको बहुत सारी क्लासेस पढ़नी है, जैसे कि पिसीज के बारे में पढ़ना है, एम्फीबियंस के बारे में पढ़ना है, रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ना है, एवीज के बारे में पढ़ना है, मैमल्स के बारे में पढ़ना है। तो थर्ड सेमेस्टर आपका जाएगा किसमें? पूरा का पूरा एनिमल डाइवर्सिटी के अंतर्गत, ठीक है, पूरा का पूरा एनिमल डाइवर्सिटी में ही जाएगा। और इसके साथ साथ वर्टिब्रेट्स भी पढ़ने हैं आपको। तो मैमल्स में वर्टिब्रेट पार्ट 1, वर्टिब्रेट पार्ट 2, ये थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर जब देखेंगे सिलेबस थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, तो वहां पर मैं बता दूंगा। तो बीएससी फर्स्ट ईयर का बच्चों यहाँ पर, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का बच्चों यहाँ पर सिलेबस हम लोगों ने ये जूलॉजी का देखा है, और ये सिलेबस आपका बिहार यूनिवर्सिटी का है। जो बच्चे हमारे बिहार से हैं और बिहार में जो लोग बीएससी बीएड कर रहे हैं उनके लिए है। इसके अलावा अगर जो बच्चे बिहार के अलावा जो अन्य राज्यों से हैं, अगर ये सिलेबस बीएससी बीएड का आपके साथ मैच कर रहा है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है अभी, कहीं कहीं पर लॉन्च भी नहीं किया गया, बिहार में लॉन्च हो गया तो उसका सिलेबस भी आ गया, और किसी बच्चे ने मुझे ये भेजा था। तो जब मैंने सिलेबस देखा तो मैंने कहा ठीक है भाई, इसको पढ़ाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के बीच में आकर के सिलेबस लॉन्च कर दिया। अब आपके कमेंट्स पर, आपकी सपोर्ट पर, आपके प्यार पर ही यहाँ पर इस सिलेबस को हमारे एप्लीकेशन पर कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो आप कितना कमेंट्स करते हैं, जितना कमेंट करेंगे कि हाँ सर स्टार्ट करें स्टार्ट करें स्टार्ट करें क्लासेस, तब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी बच्चों। मैं लॉन्च कर दूंगा कोर्स भी बहुत ही मिनिमम प्राइस में, क्योंकि बीएड में ज़्यादा पैसा लगता है बच्चों का, तो उतना ज़्यादा तो आप वहाँ दे ही रहे हैं। उसके अलावा आपको एक्सटर्नल पढ़ना भी है, तो बहुत बहुत मिनिमम अमाउंट में यहाँ पर आपका 1 साल का पूरा ये कोर्स मैं बना दूंगा, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का। तो आप आराम से परचेज करके उसको आराम से सारी क्लासेस का आनंद लीजिए, अपने नॉलेज को गेन करिए, और अपने सब्जेक्ट में हमारे द्वारा बहुत सारा बेनिफिट लीजिए। थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के बारे में हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर जब लॉन्च करेंगे तब बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।